अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रिटिकल टॉक विद फाइज़ा बुखारी में आपको खुशामदीद कहती हूँ। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में काफ़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं। ये वो तब्दीली नहीं जिसके बारे में इमरान खान साहब कह रहे थे कि तब्दीली आ नहीं रही, बल्कि तब्दीली आ गई है। तब्दीली आ रही है। गवर्नमेंट का मौक़िफ़ जो है वो दिन ब दिन तब्दील होता जा रहा है पीडीएम के हवाले से, और पीडीएम के यहाँ भी बहुत सारी तब्दीलियाँ देखने को नजर आ रही हैं। पीडीएम की तहरीक किस तरफ चल पड़ी है। मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो तो इदारों के बिल्कुल आमने सामने आने की बातें कर रहे हैं, और पीपल्स पार्टी की तरफ से कमर जमान कायरा साहब का ये कहना है कि जो फजल रहमान साहब का बयानिया है वो उनकी जात तक महदूद रखा जाए, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शामिल ना किया जाए। जनरल बाबर इफ्तिखार ने जो प्रेस ब्रीफिंग दी है, इस हवाले से बहुत सारे सवालात भी आते हैं सामने। सबसे पहले उन्होंने बात ये क्लियर कर दी कि हमें खबरदार एक इदारे की तरह ही रखा जाए, हमें सियासत में इन्वॉल्व ना किया जाए। दूसरी जानिब पर उन्होंने ये कह दिया कि अगर आप बात करते हैं जीएचयू के बाहर धरना देने की, तो फजल रहमान साहब आ जाएं, उन्हें हम चाय पानी जरूर पिलाएंगे। चाय पानी कौन सी होगी? एक चाय पानी अभी नंदन को भी पिलाई गई थी, लेकिन फजल रहमान साहब ये कहते हैं खुद आप खाएं पापा जॉन्स का पिज्जा और हमें टरखा दें आप चाय पे, ये तो मुमकिन ही नहीं है। अब देखना यह है कि पीडीएम करना क्या चाहती है। क्या पीडीएम का जो स्टांस है वो क्लियर हो चुका हुआ है कि अब उन्होंने इदारों के साथ हमला करना है, टकराव करना है, सियासत किस तरफ जाएगी? प्राइम मिनिस्टर ये कह चुके हैं कि इनका इलाज होने वाला है, वो इलाज क्या होगा? दूसरी तरफ पे चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये कहते हैं कि इस वक्त अगर देखा जाए, अवाम का खून बहाना सबसे आसान काम है, लेकिन उसको रिलीफ पहुंचाना सबसे मुश्किल है। तो बिलावल साहब कुछ नजर डालिए अपने दौरे हुकूमत पर, आपने क्या किया? इस वक्त अपने पास सूबा सिंध आप रखते हैं, और सूबा सिंध की क्या हालात हैं, लाड़काना के क्या हालात हैं, इस हवाले से बात करते हुए जुबान जलती क्यों है या जुबान पे छाले क्यों पड़ जाते हैं? ये बहुत सारे सवालात जो हैं वो जन्म लेते हैं। इसी के साथ साथ कुछ बात करेंगे। प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात हुई है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ, जिसमें डिटेल से बात की गई है पाकिस्तान की कौमी सलामती के हवाले से। वहीं पर इस बात की भी यकीन दहानी करवाई गई है कि सानिया मच के जो लवाहिकीन हैं उनको जरूर इंसाफ मिलेगा और मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। आज पूरे मुल्क में हमने देखा कि हाई अलर्ट रहा कराची के हवाले से कि दहशतगर्दों की कोई बड़ी तंजीम जो है वो एक्टिव होने जा रही है, जो कि खुद बाबर इफ्तिखार साहब कह चुके हैं कि हाइब्रिड वॉर का भी उन्होंने जिक्र किया। साथ ही उन्होंने कहा कि कोई एक खास तंजीम जो है वो पाकिस्तान में काम नहीं कर रही, लेकिन इंडिया इन्वॉल्वमेंट जो है वो जरूर करता है, अंदरूनी तौर पर भी और बैरूनी तौर के ऊपर भी। तो कराची के अंदर तमाम सिक्योरिटी इदारे हाई अलर्ट रहे हैं कि किसी किस्म की कार्रवाई जो है उसको होने से पहले ही रोका जाए। दूसरी जानिब पर कर की बात करूंगी। इंसदादे पोलियो टीम के ऊपर हमला किया गया और इस नतीजे में हमने देखा कि एक पुलिस एहलकार जो है वो शहीद हो गए हैं। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए स्टूडियोज वाले मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं एनालिस्ट पैनल में एडवोकेट अरमगान गोंदल साहब, अमजद इकबाल साहब, और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है दिफाई तजियाकार कर्नल असद। प्रोग्राम का आगाज अमजद इकबाल साहब मैं आपसे करना चाहूँगी। आपसे पहले बात करेंगे कुछ पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के हवाले से। सिर्फ पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है उसमें तब्दीलियां बहुत ज़्यादा आ रही हैं। वो आम आदमी से रिलेटेड तब्दीलियां नहीं है, वो तब्दीलियां अपोजिशन के लिहाज से हैं, और कुछ हुकूमती सतह पर देखा जाए तो वहाँ पर तब्दीलियां हैं। किस तरह से देखते हैं आप पीडीएम की तहरीक को? और फजल रहमान साहब जो हैं वो जीएचक्यू जाने का भी सोच रहे हैं, धरना भी दे रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप इस हवाले से? बहुत शुक्रिया फ़ायदा। देखिए, जो तब्दीलियों की आप बात कर रहे हैं, मुझे तो कोई वाज़े अभी तक तब्दीली नज़र नहीं आई जिसको आप तब्दीली कह सकें। कोई सियासी भी हो या कोई हुकूमती सतह के ऊपर या कोई और कोई जो क्या कोई किसी सूबे में किसी इलाके में कोई तब्दीली वाक़ई उस तरह की तो अभी तक कोई तब्दीली नज़र नहीं आई। हाँ, ये कह सकते हैं कि अपोजिशन की जो तहरीक है वो दिन ब दिन अपना दबाव बढ़ाती जा रही है। हुकूमत के अंदर उसके उस दबाव की वजह से कोई फ्रस्ट्रेशन भी है, और एक इस तरह का माहौल बना हुआ है कि जी कि इस यूँ महसूस होता है कि इस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ एक ही इशू है, वो इशू है अपोजिशन की तहरीक। लेकिन प्राइम मिनिस्टर तो ये बात कह चुके हैं कि फ्रस्ट्रेशन आप कह रहे हैं हुकूमत में है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर तो कहते हैं इनका इलाज होने वाला है। ये भी एक फ्रस्ट्रेशन ही है ना। मैं कहता हूँ कि जी कि वो बजाय इसके कि वो बात करें कि जी कि अवाम को रिलीफ देने के हवाले से, वो बात करें कि पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने के हवाले से, वो बात करें पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को बेहतर करने के हवाले से, वो बात करें दिफाई सलाहियत को बढ़ाने के हवाले से, वो बात करते हैं अपोजिशन को सबक सिखाने के हवाले से, अपोजिशन की रहनुमाओं को पकड़ने के हवाले से, उनको जेलों में बंद करने के हवाले से, उनको आप ये कह सकते हैं कि जी कि इनका इलाज होने वाला है। ये सारी वो बातें जो सियासी बातों का जवाब, और हुकूमत की पूरी टीम, एक जो तर्जमानों की पूरी टीम है, वो भी उसकी ड्यूटी ही ये लगा दी गई है कि आपने सिर्फ अपोजिशन की बातों का जवाब देना है। देखिए, इसकी शायद रीज़न एक रीज़न जो मुझे समझ आती है वो ये है कि हुकूमत के पास अपने दिफा के लिए अपनी कारकर्दगी के नाम पर कुछ नहीं है इस वक्त।
उनके पास, क्योंकि ये होता ही है कि अपोजिशन अगर तनकीद करती है, आप उसका जवाब अपनी कारकर्दगी से देते हैं, अपने तरक्याती कामों से देते हैं, अपने डेवलपमेंट के जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं उनसे देते हैं। लेकिन आप ये देखिए अमली तौर पर इस वक्त पिछले 1 साल की तो खसूसन, लेकिन अमूमन आप अगर पिछले 2.5 साल की बात करें तो वो हमारा डेवलपमेंट बजट जो अमली तौर पर फ्रीज है। सही। कोई नया प्रोजेक्ट आप कोरोना को भी देते हैं क्योंकि कोरोना जी, मैंने इसीलिए कहा कि खुसूसी तौर पर पिछले 1 साल की बात आप कर रहे हैं ना, उसमें कोरोना था, इस वजह से हम कह सकते हैं उसमें नहीं था, लेकिन आपका बजट तो अपनी जगह पे है ना, मौजूद है। आप ये भी कहते हैं लोग टैक्स नहीं दे रहे, टैक्स वसूल करने भी, लेकिन एक तरफ आप कहते हैं कि टैक्स नहीं होते, दूसरी तरफ आप कहते हैं हमारा रेवेन्यू बढ़ गया, हमारी कलेक्शन पिछले साल के मुकाबले में 20% ज्यादा हो गई। हम ये भी दावा करते हैं, या वो दावा आपका दुरुस्त नहीं है, या आप मतलब ये कि शबर जैदी साहब की एक्सपर्टीज भी जो है वो काम नहीं सही तरह से दिखा पा रहे। शबर जैदी साहब को तो इसी वजह से वो छोड़ के चले गए ना जी, उन्होंने छोड़ दिया, वो चले गए कि वो समझते थे कि जी कि मैं ये सारे इस तरह का ये दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता, या मैं वो दूसरे लफ्जों में ये कहना चाहिए कि उनका कहना ये था कि मैं ये आउटपुट नहीं दे सकता। तो ये चीजें हमारे सामने हैं। उसमें देखिए हुकूमत को अगर रेवेन्यू पूरा आ रहा है, अगर टैक्स कलेक्शन हो रही है, अभी देखिए कल वजीर आजम ने ये कहा कि जी कि पाकिस्तान में 20 लाख लोग टैक्स दे रहे हैं। ये 3 साल पहले ये उनकी, मैं समझता हूँ कि अचीवमेंट है कि 20 लाख लोग टैक्स रिटर्न जो दे रहे हैं वो हो गए, फाइलर जिनको आप कहते हैं 20 लाख लोग हो गए। ये उनके आने से पहले तकरीबन 13 लाख के करीब थे। तो 6-7 लाख, अगर ये 6.5 लाख लोगों में इजाफा हुआ उनके दौरे हुकूमत में, तो ये हुकूमत की अच्छी कारकर्दगी है। लेकिन टैक्स कलेक्शन की जब हम बात करते हैं तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि टैक्स कम इकट्ठा हुआ। टैक्स अगर आप कहते हैं कि जी कि पहले से ज्यादा है, तो फिर डेवलपमेंट बजट क्यों आपने फ्रीज किया हुआ? आप क्यों नहीं डेवलपमेंट के हवाले से भी काम करें? ठीक हो गया सर। सबसे पहले हम बात करेंगे जीएचक्यू की कार्रवाई के हवाले से। हमने कल देखा कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उसमें कुछ बातें जो हैं वो बड़े ढके छुपे अल्फाज में की गई और कुछ बातें बड़ी ओपनली की गई हैं। बिलखुसूस अगर बात करते हैं अपोजिशन के धरने के हवाले से, मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि मैं जीएचक्यू की तरफ जाऊंगा। तो आप ये किस तरह से देखते हैं कि जिस तरह से जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि अगर आएंगे तो चाय पानी पिलाएंगे, तो वो चाय पानी किस तरह की पिलाई जाएगी उनको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। देखिए पहली बात तो ये है कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी बड़े दिनों से मैं समझता हूँ कि ओवर ड्यू थी, बिकॉज पीपल यूज टू टॉक लॉट अबाउट इट कि जी नहीं हमारे पास कोई फौज का मौकफ या ISPR का जो ओवरऑल व्यू पॉइंट है वो हमारे पास नहीं आ रहा, और अपोजिशन को जिस तरीके से आपने अपनी ही मुसल्लह अफवाज पे हमला आवर होते देखा वो भी आपके सबके सामने है। तो मैं समझता हूँ कि जो कल की प्रेस ब्रीफिंग थी इट वाज वेरी क्लियर मैसेज, बड़ी मीनिंगफुल। मैं समझता हूँ कि उसके अंदर अल्फाज का इस्तेमाल किया गया, और सर्टली कि जो लबो लहजा आपने मतलब PDM के जलसों के अंदर, या आई वुड सिंपली से कि जो इस तरह की रौनक और सारी चीजें आपको नजर आई, एक्चुअली वो जुबान तो फौज की तरफ से या ISPR की तरफ से इस्तेमाल नहीं की जानी चाहिए की गई है। बट आई वुड से कि वेरी जिसको कहते हैं कि इन अ फर्म मैनर ये बता दिया गया कि जी आप फौज को उल्टे सीधे मामलात के अंदर आपका अपने इश्यूज हैं, इनके अपने प्रॉब्लम है। देखें ना, अगर PDM को ले लें और PDM के अंदर 2 मेन जमातें आप ये देख लें, नून लीग और पीपल्स पार्टी, इन दोनों को जरा साइड पे करें। अदर देन दैट आप फजलुर रहमान को लें, फजलुर रहमान के अलावा अचगजई को लें, और फिर मैंगल को, अख्तर मैंगल की बात करें। What is there on their credit? What they have done basically for either अपने सूबे के लिए या फिर अपने मुल्क के लिए कोई उनके। लेकिन कर्नल असद साहब एक बात तो इंतहाई अफसोस से कहनी पड़ती है ना कि कुछ जगहों पर हमने ये भी देखा कि कहीं पर इदारे ने अपनी इन्वॉल्वमेंट शो की है, तो आज अपोजिशन इस बात पे जोर डाल रही है कि इदारा जो है नहीं एक सर ये फिर ब्रीफिंग्स क्यों दी जाती हैं, फिर बार बार उस प्लेटफॉर्म से ये बात क्यों बताई जाती है कि हम जो है एक गवर्नमेंट के अंडर काम करने वाला इदारा है, हम गवर्नमेंट के ऊपर काम नहीं कर रहे, लेकिन जस्टिस तो कुछ और दिए जाते हैं गवर्नमेंट की जानिब से भी और हमारे इदारे की जानिब से भी। अक्सर का जस्टिस बड़े डिफरेंट आते हैं। आपसे देखिए मैं आपसे इतना अर्ज करूंगा कि यही फौज थी जो कि नवाज शरीफ के साथ भी काम कर रही थी, आसफ सरदारी के साथ भी काम कर रही थी। अच्छा, उस वक्त तो सब कहते थे जी कि नहीं ये फौज तो बड़ा अच्छा काम एक लिहाज से कर रही है, अंदरूने खाना वो भी समझते थे कि जैसे उनको मुश्किल आ रही है। मैं आपसे सिर्फ इतना अर्ज करूं कि फौज इस वक्त आपकी अगर सरहदों के ऊपर मौजूद है, आपकी हवाओं में और आपके मैं समझता हूँ कि ओके पानियों के अंदर एक लिहाज से मौजूद है मुल्क की हिफाजत के लिए, आप उनको ओके जी बार्ड वायर लगाते हुए देख लें ईरान पाक सरहद के ऊपर, पाक अफगान सरहद के ऊपर, और इतना उन्होंने काम कर लिया। इंटरनली भी जो मैं समझता हूँ वार ऑन टेरर है, अदर देन द सिविल आर्म फोर्सेस, उसके अंदर आपकी फौज काम कर रही है।
तो ये तो आप कह लीजिए ना कि ये कोई फौज जो है ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से तो नहीं है ना, ये तो पूरे मुल्क की फौज है। और सर्टली मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि सारे मुल्क की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपनी फौज को, कितने अफसोस की बात है ये आपको कहना पड़ रहा है कि आज ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी फौज को ऑन करना चाहिए। अच्छा, फिर दूसरी चीज ये आती है कि यही दोनों पार्टीज में, स्पेशली पीपल्स पार्टी की और मैं नून लीग की अगर मैं आपसे बात करूं, तो ये भी तो एक आपकी समझ आती है कि क्या फौज ने इनके हाथ पकड़े थे कि जी नहीं, आप जो है वो हॉस्पिटल नहीं बनाए, आप यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस को मत बनाइए, आप मुल्क को तरक्की ना करने दें, आप मुल्क को बेहतरी की तरफ ना करने दें। दे आर दी वन कि जी ये मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे, ये टेरर फाइनेंसिंग के अंदर मैं समझता हूँ कि ये लोग, मैंने इनको बिल्कुल जाते हुए क्लास से देखा। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर देखा जाए तो जो मुल्क की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाता है, लोगों से किए हुए वादों को नुकसान पहुंचाता है, जो आइन के ऊपर काम नहीं करता और मुल्क की दौलत इस तरीके से लूट के लेके जाता है, तो आर्टिकल 6 तो इन जैसे लोगों के ऊपर एक लिहाज से मैं समझता हूं। इसी पॉइंट पे आपके पास वापस आऊंगी। कर्नल असद साहब हमारे साथ रहेगा, स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ रखते हैं अरमगान गोंदल साहब, उनसे पूछना चाहूंगी एडवोकेट साहब, हम जब बात करते हैं एक डिपार्टमेंट के हवाले से, उस डिपार्टमेंट के हवाले से कभी खलाई मखलूक का भी नाम यूज किया जाता है, तरह तरह के उनको पुकारा भी जाता है, और अपोजिशन इस वक्त बजिद हो चुकी है कि किसी तरह से उन इदारों के साथ उनका टकराव हो के रहे। वो टकराव चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं कि वो इदारा उनके साथ अपने ताल्लुकात इस्तेवाल कर ले। जैसे खुफिया मुलाकातें होती रही तो बाहर आके कहा जाता है हमारी तो मुलाकात ही नहीं हुई, या हम उनसे बात नहीं करना चाहते। कि जस्टर क्यों शो किया जा रहा है इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अगर आप प्रेस रिलीज की बात करें, जिसमें चाय का जिक्र आजकल बड़ा चल रहा है, फजलुर रहमान साहब को हम चाय पिलाएंगे, अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब को ये यकीन हो जाए, अभी पूछ लो क्या पूछ रही थी वो चैट में। मेरी बात सुनिए, आप मुझे एटलीस्ट बताएं। कर्नल असद साहब है, मैं तो फरीद पराचा साहब का इंट्रो कह रही हूं, और जब मैंने कर्नल साहब की आवाज सुनी तो मैं तो सरप्राइज हो गई हूं। वो आप डीजी ने कहा, मैंने आपको मैसेज कर, मेरा जो मोबाइल होता है ना, मैं इसलिए डेस्क से उठाती हूं, उसमें वाइब्रेशन होती है। बताया नहीं था ना उसने। अच्छा, आपने आइंदा ना बेशक मेरे मोबाइल पे रिलाई नहीं करना, मुझे बताना है मैं फरीद पराचा कह रही हूँ और आवाज जो है वो कर्नल साहब की आ रही है। मुझे डीजी ने कहा कि साइन नहीं थी। अस्सलाम वालेकुम कर्नल साहब। चलो मैं उन्होंने कैसे हैं, खैरियत है? मैं ठीक हूँ, आई एम रियली सॉरी सर, मुझे कहा गया फरीद पराचा साहब है, लेकिन मैंने आवाज सुनी तो मैंने कहा ये कौन सी आवाज है। जी अब आ रही है आवाज? बिल्कुल ठीक है सर, आप ठीक ठाक हैं? अल्लाह का करम। आप सुनाइए, आप कैसे हैं? हाउ इज एवरीथिंग? सर अल्लाह का शुक्र, सब ठीक है। आप वहीं पर होते हैं कैपिटल में? नहीं, आप के साथ बात का हाजिर है इंशाअल्लाह, ठीक है ना? जी जी जरूर सर, थैंक यू सर। बिल्कुल। और मैं लाहौर आता तो डेफिनेटली आई विल गेट इन टच। सर आप लाहौर आते हैं लेकिन आप हमारे चैनल पर नहीं आते हैं, मसला ये है। हाँ, आपके साथ में प्रोग्राम मौजूद होने का मतलब है आपके चैनल सर आप हमारे प्रोग्राम में भी आए। मैंने आपसे बहुत सीखा, मैं आपको बताऊं मीडिया में। लेट मी ठीक है ना? जी सर, तो ऐसी बात नहीं है। ओके सर, स्टैंड बाय। कर्नल साहब यहीं से कंटिन्यू करते हैं, स्टैंड बाय। ओके यार अब ओके है ना माइक? मैंने आंसर करना है, मैंने दोबारा आप अपने आंसर चाहेंगे, सवाल हो चुका है आपसे। ओके जी, स्टैंड बाय। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं पीडीएम की आपकी उससे जिक्र कर दूं कि जो प्रेस रिलीज पे आजकल वो शोर चल रहा है कि चाय पिलाएंगे, अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब को ये भी साथ क्लियर कर दिया जाता कि चाय दिन के टाइम पिलाएंगे या रात को पिलाएंगे, तो आपको आगे से पीडीएम का रिएक्शन और तरह से आता। रही बात पीडीएम की, तो पीडीएम के साथ इस वक्त पीपल्स पार्टी गेम कर रही है। साबका जब भी ये इस तरह अलायंस बने पॉलिटिकल पार्टीज के, तो उसमें मुस्लिम लीग नून की जो पोजीशन हुआ करती थी, आज वही पोजीशन पीपल्स पार्टी की है। सही। बिलावल जरदारी साहब अपने हिसाब से लेके चलेंगे पीडीएम को, और पीडीएम की इस टाइम मजबूरी है कि वो पीपल्स पार्टी को बाईपास नहीं कर सकती, क्योंकि पूरा सूबा अपने साथ रखते हैं, वो अच्छी अक्सरियत तो उन्हीं के पास मौजूद है। जी जी। इस तहरीक में जिसका नुकसान होगा वो है मुस्लिम लीग नून। मुस्लिम लीग नून इस टाइम एक ऐसी एक्सट्रीम पे चली गई है, एक बंद गली में चली गई है, जहां पे उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। 3 दफा वो हुकूमत में रहे हैं, उन्होंने अपनी करप्शन भी की, सारे उन पे चार्जेस हैं। इसलिए इस वक्त मुस्लिम लीग नून के पास सिवाय इसके कि वो एस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद करें, इसके अलावा और कोई जवाब ही नहीं बन रहा सियासत करने का। जिस वजह से पीडीएम हर अपने जलसे में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में
एस्टेब्लिशमेंट को दरमियान में घसीट लाती है, और फिर उनको जो मौका दे रहे हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है। आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की एक भी स्पीच ऐसी नहीं देखेंगे जिसमें उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को या फौज को किसी ना किसी तरीके से घसीट के ना लाए हो। बेशक उनको क्रेडिट दे रहे हैं, लेकिन आप एक इदारे को क्यों मुतराजा बना रहे हैं? आप एक इदारे को क्यों घसीट के अपनी हर स्पीच में ले रहे हैं? ये आपकी पॉलिटिकल अपनी एक एफर्ट्स हैं, आप अपनी पॉलिटिक्स करें। मतलब ये कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे वो अपोजिशन में होते थे तो तब भी कहा करते थे, एम्पायर का इशारा किया करते थे जी, दूसरी तरफ पे खलाई मखलूक बिल्कुल कहा ऐसे। जाता था। अगर हुकूमत अपनी हर तकरीर में, अपनी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में एस्टेब्लिशमेंट का जिक्र करेगी तो अपोजिशन तो डेफिनेटली करेगी। अपोजिशन को तो मौका चाहिए इस टाइम, उन्हें तो कोई इशू चाहिए जिस पे वो खुल के बात कर सके। और मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास, अपोजिशन के पास अवाम के बेसिक मसाइल का कोई ऐसा इशू नहीं है कि जिसके ऊपर वो खुल के बात कर सके? ये सारी डिपार्टमेंट वाली बात, ये सारी ऐसी पार्टीज हैं जो हुकूमतों में रह के आई हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब हुकूमत में रह के आए हैं, बल्कि इसी एस्टेब्लिशमेंट के मुशर्रफ के दौर में ये हुकूमत का हिस्सा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून हुकूमत में रह के आई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस टाइम हुकूमत इंजॉय भी कर रही है और साथ साथ अपोजिशन में भी है। इसलिए अगर ये बात करते हैं कि अवाम के मसाइल का हम हल करेंगे, ये करेंगे, तो फिर अवाम सवाल करती है कि आपने इतने सालों में हमारे लिए क्या किया है। लिहाजा वो तो चाह रहे हैं कि हर हमारी बात पे एस्टेब्लिशमेंट को दरमियान में घसीटा जाए ताकि हम खुल पे इस पे बात कर सके। इन केस अगर धरना हो जाता है GHQ के बाहर, क्या करना चाहते हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब? एक डिपार्टमेंट से टक्कर लेना चाहते हैं बाकायदा तौर के ऊपर, या ये बात पे दुरुस्त होगी फजलुर रहमान साहब की फंडिंग जो है वो कहीं और से हो रही हुई है? देखें, ये एक ओपन सीक्रेट बन चुका है कि एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रही है और अभी भी है। इसको अगर आप बात को तोड़ मोड़ के पेश करें तो वो एक अलग बात है, लेकिन मैं इस बात पे कभी भी नहीं कहूंगा, कभी भी अप्रिशिएट नहीं करूंगा कि PDM GHQ के बाहर बैठ के धरना दे। धरना आप सियासी जमातों के खिलाफ ही करें। हाँ, जो आपके एतराजात हैं, जो आपके तहफ्फुजात हैं, वो जरूर दूर करें, लेकिन ये हमारा इदारा है। पाकिस्तान की फौज मजबूत है तो आपकी कौमी सलामती है। आपके एटम बम महफूज है तो वो आपकी फौज की वजह से है, और आपकी फौज की इज्जत है तो आपकी दुनिया में इज्जत है। ये आप आर्मी के साथ आपके जो तहफ्फुजात हैं उनको जरूर आप हाईलाइट भी करें, उनसे बात भी करें, लेकिन एक इदारे के सामने इस तरह कोई टोकी नहीं बनती। नहीं कर सके। ठीक हो गया। अमजद इकबाल साहब, अगर आपको तहफ्फुजात होते हैं किसी इंसान से तो आप उससे फिर 1 to 1 बात करते हैं। इस तरह के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कि जब आपका दुश्मन मुल्क भी आप पे नजर जमाए बैठा हो और आपकी एक एक एक्टिविटी वहाँ की हेडलाइन बन रही हो और वहाँ पे डिस्कस की जा रही हो, वो एक अलग बात है कि इस वक्त मोदी सरकार इंडिया में क्या कर रही है, वो तो ऑटोमेटिकली अपनी तरफ से भी अपने ही जाल में फंसना शुरू हो चुके हैं। लेकिन हमारा पड़ोसी मुल्क का मीडिया जो है वो इस मामले में काफ़ी अच्छा किरदार अदा करता है, रादर देन हमारे मीडिया के, कि वो हमारे ही अपोजिशन के मेंबरान जो हैं उनकी तकारीर को, उनकी गुफ्तगू के पॉइंट्स को उठा के उसे मैनिपुलेट करके उसे एक अच्छी शक्ल देकर मीडिया के ऊपर डिस्कस किया जा रहा होता है हमारे ही बारे में। एक तरफ पर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि जी हमने रद्द फसाद के तहत पूरे मुल्क में 3,71,000 जो हैं वो खुफिया ऑपरेशन किए हैं, और खुफिया ऑपरेशन के अंदर कुछ चीज़ें जो हैं वो मंजर आम पे भी आई हैं और कुछ नहीं आई हैं। एक तरफ पे वो LOC पे भी खड़े हैं, फिर एक तरफ पे वो कहते हैं कि आपने हमें कहा इलेक्शन में इन्वॉल्व हो तो हम इन्वॉल्व हुए, क्योंकि आप कहते थे अगर फौज होगी तो ही हमें लगेगा कि इलेक्शन शफाफ हुए हैं। सर, एक तरफ पे हम उस डिपार्टमेंट को घसीट के खुद भी लेकर आते हैं, पर दूसरी तरफ पे हम ओपनली, अगर आपने उनसे अपने तहफ्फुजात ही दूर करवाने हैं तो फिर आप उनसे 1 to 1 बैठ के बात क्यों नहीं करते, बजाय इसके कि आप एक PDM का प्लेटफॉर्म यूज करते हैं और ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है फिर आप देखते हैं कि हमारा पड़ोसी मुल्क जो है वो बिलखुसूस हमारे ही चीज़ों को उठा के हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल कर रहा होता है। देखिए, ये 3, 4, 5 चीज़ें आपने बैक वक्त जो अपनी गुफ्तगू में की है, मैं उनका अगर बारी बारी आप कहें तो मैं आपको मुख्तसरन जवाब देता हूँ। सबसे पहली बात तो जो गोंदल साहब ने की, मैं उसको सेकंड करता हूँ कि जी कि खुद हुकूमत इस वक्त ये फ़ौज को दरमियान में हर बात में घसीट के ले आती है, और ये जब वो इल्ज़ाम लगाता है, PDM अपोजिशन की पार्टियों का इत्तेहाद है ना इस वक्त, और उसका काम है कि इल्ज़ाम लगाना, हुकूमत के ऊपर तनकीद करना और हुकूमत को डिफेंसिव पोजीशन पे लेके जाना। लेकिन उसका डिफेंस जो हुकूमत का, मैंने पहले भी कहा था कि उसका जवाब ये होता है कि वो अपनी कारकर्दगी से बात करे। अभी कर्नल साहब बात कर रहे थे जी किसने रोका था अस्पताल बनाने से, किसने रोका था स्कूल बनाने थे, सड़कें बनाने थे, तो मुझे ये भी बता दें कि अगले 2.5 साल के अंदर कितने स्कूल, कितने सड़कें, कितने अस्पताल और कितने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स मैंने कहा था कि वो बने हैं नए। अगर वो उस जो मसाइल अब थे ये पहले हुकूमतों के पास भी किसी हद तक थे, लेकिन इसके साथ मैं अगली बात ये करता हूँ, जो बात आपने कही कि जी कि उनको मुतनाज़ा क्यों बनाया जाता है या उनको क्यों वजाहत पेश करना पड़ती है।
अपोजिशन का मुतालबा क्या है? अपोजिशन का मुतालबा ये है कि फौज एक इदारे के तौर पर काम करे, जो आइन में दिए गए उसके हदूद हैं उनके अंदर रहते हुए काम करे, किसी को कोई इतराज नहीं। जब वो सियासत में इन्वॉल्व होती है, आप कहते हैं कि बाबर इफ्तिखार साहब ने, जनरल बाबर इफ्तिखार ने ये कहा कि हमें इलेक्शन में बुलाया गया, नो डाउट उसमें फौज के ऊपर आज भी पाकिस्तान की पूरी कौम का बच्चे बच्चे का इतबार है कि ये ईमानदारी से बोले कि इन सियासी लीडरों का भी नहीं, सबका है कि वो ये गैर जानबदारी से काम करेंगे। इतराज किस बात पे है? इतराज है कि जब प्री इलेक्शन हम जिसकी बात होती है, अभी जो हुए गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन, आप मुझे ये बताइए कि कौन सी पीटीआई के पास ऐसी गिदड़ सिंगी थी कि जितने इलेक्टेबल थे वो जो पिछली हुकूमत के वजीर थे, इलेक्शन से 2 महीने पहले या 3 महीने पहले वो सारे के सारे पीटीआई में चले गए। इससे जनरल इलेक्शन होता है, एक मिनट मेरी बात सुनिएगा, जब जनरल इलेक्शन होता है तो वो कौन सी पीटीआई के पास ऐसा जादू का चिराग था, अलादीन का चिराग था कि जितना पंजाब से, जितने मुख्तलिफ इलाकों से जितने इलेक्टेबल थे वो सारे के सारे चले जाते हैं। क्या ये अंडरस्टूड सी बात नहीं है कि जब कोई बंदा वफाक में गवर्नमेंट कर रहा होता है, जिसके पास वफाकी सूबा होता है, वफाकी हुकूमत होती है, तो आने वाली जो सूबाई हुकूमतें होती हैं वो भी अमूमन उसी की तरफ जाती हैं। और अगर हम आजाद कश्मीर की बात करते हैं या गिलगित बल्तिस्तान की बात करते हैं तो सर वहाँ के लोग तो काफी समझदार हैं। देखिए जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का टन्योर था, समझदार होते हैं, समझदार जब टन्योर था वोट तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को पड़े, इस बात पे भी जरा रोशनी डालिए। नहीं, मैं तो वोट पढ़ने की बात नहीं कर रहा, मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि वोट पढ़ने तो बाद की बात है ना। ये देखें हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका अपना वोट बैंक होता है। मैं इलेक्टेबल्स की जब बात होती है तो इसका मतलब यह कि उनके वो अपने वोट लेके चलते हैं, बाकी जो उनकी पार्टियों के वोट होते हैं वो मिलते हैं उनको और वो इलेक्शन जीत जाते हैं। तो क्या ये पाकिस्तान की सियासत का हिस्सा नहीं रहा कि आने वाले जब तक जो भी नई जमात इक़्तिदार में आती है तो फसली बटेरे हमेशा उड़ के उसका रुख करते हैं, चाहे वो जितना बड़ा फसली बटेरों को वहां हांका जाता है उस तरफ के, आपने इस तरफ जाना है। और ये देखिए ये खुद वजीर आज़म ये बात करते हैं कि कहना चाह रहे हैं कि वो हांकने वाला डिपार्टमेंट कोई और होता है। जी मैं उसी की बात कर रहा हूँ। ये अपोजिशन का भी यही मुतालबा और यही बयानिया है कि जी कि आप सियासत से थोड़ा सा दूर हो जाए, डिस्टेंस करें, हमें सियासतदानों को सियासत करने दें, एक दूसरे के खिलाफ जोड़ तोड़ करना है वो करें। और एक चीज मैं और आपको कहूं, देखिए ये तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने की थी, जो अब लेफ्टिनेंट जनरल है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी ये कहा था कि फौज अब सियासी मामलात में मुदाखलत, फौज सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं, अब का लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया था कि नहीं करेगी, गैर जानबदार है, उससे दूर रखा जाए। फिर उसके बाद आर्मी चीफ ने खुद, आपको पता कि परेड में खिताब करते हुए ये बात कही थी, उन्होंने कहा था कि हम आइन के अंदर रहते हुए हुकूमत की मुआवनत करेंगे, ये इस पे किसी को कोई इतराज नहीं और हमें दीगर मामलात में ना घसीटा जाए। अभी जो मेजर जनरल आप बाबर इफ्तिखार की बात कर रहे हैं, इन्होंने भी यही बात की कि फौज का ना तो किसी के साथ बैकडोर राब्ते हैं, ना ही हमें सियासत में घसीटा जाए। ये मुतालबा अपोजिशन का है। मैं ये कहूंगा कि ये मुतालबा अपोजिशन का, इसके ऊपर हुकूमत को फिक्रमंद होना चाहिए। अगर फौज आप बतौर इदारा अगर सियासत से दूर हो जाती है, वो गैर जानबदार हो जाती है, तो फिर उसके लिए सर्वाइवल काफी मुश्किल हो जाएगी। अपोजिशन कहना चाह रहे हैं कि अगर फौज का सर्वाइवल होगा तो वो फिर इन्वॉल्वमेंट के साथ नहीं, मैं फौज के सर्वाइवल की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि फौज तो अपना काम कर रही है, वो करती रहेगी। हुकूमत के सर्वाइवल की बात कर रहा हूं कि हुकूमत के लिए, अपनी हुकूमत जो बड़ी कमजोर विकेट के ऊपर खड़ी है ना, चंद वोटों की अक्सरियत से, अगर उसके ऊपर जो उन वोटों के ऊपर से अगर प्रेशर हट जाए कि आपने यहीं पे रहना है, तो फिर जोड़ तोड़ का मौका पूरा मिल जाता है, एक आईनी रास्ता निकलता है हुकूमत को तब्दील करने का, अपोजिशन को भी मैदान खुला मिल जाता है कि आप अपने जोड़ तोड़ करें। तो इसमें फिक्रमंद होने की अपोजिशन के लिए नहीं, फिक्रमंद होने की बात हुकूमत के लिए। फौज को बतौर इदारा अपनी इज्जत, अपना वकार कायम रखना चाहिए, वो है भी, और उसको कायम भी रहना चाहिए। कह चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि अब तक जितनी तनकीद की गई है और जिस तरह से नवाज शरीफ ने कहा कि मतलब इस हुकूमत को गिरा दो, अगर हुकूमत को नहीं गिरा सकते हो तो फिर आर्मी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने चीफ को चेंज कर दो। तो सर इसके ऊपर देखें, अभी तक तो डिपार्टमेंट की तरफ से रिएक्शन नहीं आया ना, जो अपोजिशन चाह रही थी कि शायद कि मार्शल लॉ की तरफ जाएंगे, वो तो नहीं हुआ उस डिपार्टमेंट की तरफ। नहीं, कोई मेरा नहीं ख्याल कि कोई चंद एक, मैं किसी इंडिविजुअल की बात नहीं करता कि बतौर पार्टी किसी ने ये मुतालबा अभी तक कोई गैर आईनी मुतालबा नहीं किया। ये हुकूमत की तरफ से बात आती है, ये वज़ीर आज़म ने ये बात कही है कि फौज ये अपोजिशन चाहती है कि फौज में खुदा न खास्ता बगावत हो जाए या वो हुकूमत का तख्ता उल्ट दें। नहीं, वो असल में मुतालबा यही है कि जी आप अपने आप को सियासत से पीछे कर लें, तो
तो फिर ये एक आईनी रास्ते निकलाते हैं ना, उसमें अभी तक किसी गैर आईनी मुतालबे की बात किसी तरफ से नहीं हुई, उसमें आईनी मुतालबे की बात होती है। आईनी मुतालबा, आईनी रास्ता क्या होता है? आईनी रास्ता ये होता है कि जी कि आप हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक ले आए। आपका पॉइंट आ चुका है मेरे पास। कर्नल साहब से पूछती हूँ, कर्नल साहब हम जब बात करते हैं फौज के हवाले से, तो जैसे कि अभी खुद अमजद इकबाल साहब ने कहा कि 3 दफा ब्रीफिंग देनी पड़ती है और बाकायदा दी गई है। उन्होंने कहा कि जी हमें सियासत में इन्वॉल्व ना किया जाए, लेकिन इज दैट ट्रू कि अगर फौज जो है वो एक इदारे के तहत काम करेगी तो गवर्नमेंट के लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा? और जो अमजद इकबाल साहब ने कहा कि वो तमाम लोग जो एक अपना वोट बैंक रखते हैं उन्हें हांका जाता है आने वाली गवर्नमेंट की तरफ, इस बात से इत्तेफाक करते हैं आप? देखिए, मैं एक आपसे बताऊं कि ये भी आप समझे कि पाकिस्तान में वक्त आना था कि आप फौज को जिस तरीके से डिस्कस कर रहे हैं और बड़ा सरकास्टिक मैनर के अंदर हम और कितना जबरदस्त माहौल है कि अगर आप बाहर के मीडिया उठा के देखें तो वहां पे तो इतना कंट्रोल सिस्टम है कि आप न्यूज की या प्रोग्राम्स के अंदर किसी डिपार्टमेंट में बात नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान वो वाहिद सरजमीन है कि जहां हम शाम को सुबह दोपहर जिसको दिल चाहे बात कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और मैं यूं भी कहूंगा कि मेरा ख्याल है होता ये है कि चाहे किसी को आप इज्जत की बात करते हैं, आज़ादी की बात करते हैं या किसी और चीज़ की, कि अगर वो बगैर मेहनत जद्दोजहद के मिल जाए, नेचुरली जो हमारी पहली नस्लें थी उन्होंने तो बहुत कुर्बानियां दी। हम आप सब तो वो हैं कि जिनको सारी चीज़ बिल्कुल मुफ्त में मिली, तो हमें इस तरह अपने मुल्क की कदर तो फ्रैंकली स्पीकिंग नहीं है। मैं अमजद साहब से बहुत सारी चीज़ों से मैं समझता हूँ कि बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन ये जितने भी आपके वो पॉलिटिशियंस हैं जो इलेक्टेबल्स हैं, जो पहले पीपल्स पार्टी में थे, फिर वो नून लीग के अंदर चले गए, नून लीग से फिर जो है वो पीटीआई के अंदर आ गए, तो मेरा ख्याल है कि ये इनके कैरेक्टर के ऊपर बात करना मेरा ख्याल है वो ज्यादा जरूरी है और ये होनी चाहिए इस सारी बात को। और उससे भी हट के फिर आप ये देखें कि ऑल दीज, मैं इसको इलेक्टेबल्स और उनके कैरेक्टर की मैं इसलिए भी बात करूंगा, और साथ ही फिर जो वोटर है उनका, जो उनको इलेक्ट करके लेकर आता है, मेरा ख्याल है फिर उसके माइंड सेट की भी बात करें। एंड देन अगेन यू से कि ये जो सिस्टम है, ये डेमोक्रेटिक सिस्टम जिस तरह का पार्लिमानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इज इट रियली एबल टू डिलीवर टू अ कॉमन पर्सन? क्या ये पॉवर्टी एलिवेशन को आगे बढ़ा के लेके गया कि नहीं? मैं यहाँ पर थोड़ा सा ना अमजद साहब से ये भी कहना चाहूंगा, 1987-88 के अंदर जो सर्वे था तो पूरे पाकिस्तान के अंदर जो खित्ता गुर्बत से जो लोग नीचे थे उनकी तादाद थी को 17-18%। आप यकीन मानिए फायजा कि अगले 11 सालों के अंदर ये जो तमाशा लगाया नवाज शरीफ ने और बेनजीर ने, इन 11 सालों के अंदर वो जो खित्ता गुर्बत की लकीर से लोग नीचे रह रहे थे, वो परसेंटेज 18 से उठ के तो 36% के ऊपर चलेगी सिर्फ 11 सालों के अंदर। और फिर अगला जितने जो 20-22 साल आए हैं तो उसके अंदर वो नीचे ना आ सके। कर्नल साहब फिर आज अफसोस से कहना पड़ता है कि जो मौजूदा गवर्नमेंट भी है वो इस हवाले से वो भी नाकाम रही कि हम मैं ये नहीं कहूंगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ठीक किया या मुस्लिम लीग नून ने ठीक किया। मेरी बात सुनिए, मैं जब यहाँ आपसे बात कर रहा हूँ तो आई डोंट से कि मैं को खुदा ना खासा पीटीआई को एक लिहाज से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ या इस गवर्नमेंट को मैं फेवर कर रहा हूँ। इस गवर्नमेंट की तो बिल्कुल, अगेन आई रेफर टू अमजद साहब के और गोंदल साहब की भी बात को मैं रेफर करूंगा कि इमरान खान को तो एक्चुअली है बोलने की बीमारी। ही इज नॉट बीन एबल टू डिलीवर एज पीपल यूज्ड टू एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम। तो फिर आप उसमें ये बात ऐड करेंगे कि खान साहब जो है वो बिना सोचे समझे बोलते हैं या उनके वफाकी कबीना में ऐसे वज़रा शामिल हैं कि जिनको गलत गाइड करते हैं? नहीं, मेरा ख्याल है दिस इज समथिंग वेरी अनफॉर्चुनेट कि आप बगैर सोचे समझे बोलने की आपको बीमारी इस तरह की है। आप समझते हैं कि नहीं, आप बहुत समझदार हैं, बड़े ज़हीन और फतीन हैं। आपने 22 साल लोगों पे कीचड़ उछाला और आप प्राइम मिनिस्टर बन गए, तो आगे ज्यादा बोल के और मीडिया के लोगों के सामने 2-2 घंटे के शोज करके और बजाय इसके कि आपको बेहतरी की तरफ जाए, एक्चुअली इमरान खान ने अपने आप को एक्सपोज कर दिया है। देखिए ना, एक बात होती है, कहते हैं कि जो ज़हीन और फतीन और समझदार लोग होते हैं वो कम बोलते हैं, ज्यादा सुनते हैं। इमरान खान के मामले में ये बात बिल्कुल उलट है। लेकिन उसी के साथ मैं लिंक करूंगा चौधरी बरादरान की, मैं बात करूंगा जो उनके इत्तेहादी हैं, मैं चौधरी परवेज इलाही की बात करूंगा। चाहे जैसा भी है, आप यकीन माने इन्होंने पंजाब इन सब से बेहतर, नून से भी पीटीआई से बेहतर चलाया। और आज भी मैं ये कहने को तैयार हूं कि अगर ये प्रोविंस इनके पास होता तो मेरा ख्याल है सिचुएशन ज्यादा बेहतर होती। हकीकत में मैं आपको ये बताऊं, उस्मान बुज़दार का देख लें। ठीक है उस्मान बुज़दार ने मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि कल की जो मीटिंग रही है प्राइम मिनिस्टर के साथ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मुलाकात हुई है, सानिया मश पे बात की गई और कहा गया कि जो मुजरिमान उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। ऑलरेडी पाकिस्तान में बहुत सारी दहशतगर्दों की कार्रवाई को रोका गया है और आज की सबसे बड़ी न्यूज जो रही है वो यही थी कि कराची के अंदर दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाई होने का खुदा न ख्वास्ता खदशा है। सिक्योरिटी इदारे जो है वो हाई अलर्ट हैं।
देखिए, एक मैं आपसे कहूँ, जो तो आपका इस वक्त जो पॉलिटिकल टेम्परेचर मुल्क के अंदर है और जिस तरह की पीडीएम अपनी एक सियासत कर रही है, वो तो आप ऐसा लगता है कि दुश्मन के हाथ, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं कहूँगा कि मजबूत कर रहा है। ठीक है, आप उनके लिए रास्ते हमवार कर रहे हैं। जी बिल्कुल, सरहदों के ऊपर आप इंडिया बिल्कुल मौजूद है, अफगानिस्तान के अंदर भी वो सेफ हेवन इस वक्त भी मौजूद है। रॉ और एनडीएस दोनों मिलकर ऑपरेट कर रहे हैं हमारे खिलाफ। बिल्कुल, मुझे इसको कहने में कोई तामुल नहीं है और मुझे अफसोस होता है, यकीन माने, कि जब भी कोई छोटा सा इंसिडेंट अफगानिस्तान के अंदर होता है और अफगानिस्तान में हमारे भाई बहन शहीद होते हैं, हमारे लिए बड़ी दुख और तकलीफ की बात है। बट समथिंग वेरी अनफॉर्चुनेट अशरफ गनी और उनकी हुकूमत के लिए कि वहां पर इंडियंस मौजूद हैं, इंडिया के स्टेट नॉन स्टेट एक्टर्स अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं और किसी तरह उनकी अमलदारी के अंदर एक ख्याल से नहीं आते। जहां तक कि कल की मीटिंग की आपने बात की, देखिए अगर आपको याद हो, एक स्टेज ऐसी आ गई थी, लोग कहते थे जी कि ये जो तहरीके तालिबान वाले हैं और फॉर दैट मैटर जो टेररिस्ट हैं, वो तो इस्लामाबाद से देर हार्डली कोई 40-45 किलोमीटर दूर हैं एंड देर आर गोइंग टू बी फ्यू डेज एंड दे आर गोइंग टू बी इन इस्लामाबाद। वेयर आर दे टुडे? नॉर्थ साउथ वजीरिस्तान की बात करें, फाटा एक्स की बात कर लें, बलूचिस्तान सिंध की अगर आप बात करें, हाँ हमें प्रॉब्लम तो जरूर है। वाई? बिकॉज इंडिया के अंदर देखिए, उसकी हमें सोचने की बात है, इंडिया में बेतहाशा प्रॉब्लम एक लिहाज से मोदी को आ रही है, लेकिन उसी के साथ साथ उसका सारा रुख जो पाकिस्तान के अंदर चीजों को डीस्टेबल करने के हवाले से भी है, क्योंकि सीपैक का काम भी चल रहा है, इसको भी मुतासर करना है। कर्नल साहब, मैं आपके पास इसी पॉइंट से वापस आऊंगी। अरमान गोंदल साहब, आपसे पूछना चाहूंगी, फजल रहमान साहब ये कह रहे हैं कि खुद तो आप खाएं पापा जॉन्स का पिज़्ज़ा और हमें आप पिलाएं चाय, फिर साथ में वो ये कह रहे हैं कि मुझे कहा जा रहा है कि नैब के सामने सरेंडर कर दो। मैं कोई जर्नल न्याजी हूँ कि मैं सरेंडर कर दूँ? नैब को बोलें कि ये ख्वाब भूल जाए कि मैं कभी नैब के सामने पेश होऊंगा। फजल रहमान साहब डू एंड डाई पे आ चुके। फजलुर रहमान साहब के बारे में वो कहते हैं, आप करें तो रक्स, हम करें तो मुजरा। फजलुर रहमान साहब जब खुद हुकूमतों का हिस्सा रहे, जब तक उन्हें खुद परमिट मिलते रहे, चीज़ें मिलती रहीं, तो तब तक सब कुछ ठीक था, अच्छा था, तब जनरल मुशर्रफ साहब अच्छे थे। अब चीज़ें बुरी हो गई हैं, अब तो मुशर्रफ साहब भी उन्हें बुरे लगते हैं, अब तो उन्हें सब कुछ बुरा लगना है। मसला ये है कि जब तक आप अपना करैक्टर शो नहीं करते, आपकी बातों को संजीदगी से नहीं लिया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान साहब नैब के सामने क्यों नहीं पेश होंगे? आप हुकूमतों का हिस्सा रहे हैं, आप अगर नैब बुला रही तो आप जाके जवाब दें। अगर आपको तब रिजर्वेशंस हैं तो कोर्ट्स मौजूद हैं, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, आप उधर चले जाएं। और अगर आपको नैब का नोटिस गलत आता है, आप समझते हैं कि मैं सही हूं, तब आप बेशक वो चीजें अपनी ले, डॉक्यूमेंट्स ऑन रिकॉर्ड ले, मीडिया पे आ जाएं। आपके पास सारे प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, आपके पास पीडीएम का प्लेटफॉर्म मौजूद है, वहां पर ओपनली डिस्कस कर सकते हैं अपने जलसों में। लेकिन बताएं तो सही ना, सिर्फ ये बात कर देना कि मुझे नैब का नोटिस आता है, ये होता है तो मैं इसको बर्दाश्त नहीं करूंगा, ये तो बिल्कुल गलत बात है। तो रही बात दूसरी, अगर वाकई ऐसा है पापा जॉन्स का या इस तरह के दूसरे जो इश्यूज हैं, तो मैं कहता हूं कि जो अकाउंटेबिलिटी है वो क्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए। ठीक, वो चाहे किसी डिपार्टमेंट का बंदा हो, वो सियासी हो, वो ब्यूरोक्रेट हो, किसी में भी हो, जिसने इस मुल्क का नुकसान किया है, जिसने अपने हलफ के साथ गद्दारी की है, जिसने अपने डिपार्टमेंट के साथ धोखा किया है, जिसने पाकिस्तान के साथ धोखा किया है, उसका एहतसाब होना चाहिए और बगैर किसी तफरीक के होना चाहिए। ठीक, अमजद इकबाल साहब, जब हम बात करते हैं पीडीएम की तहरीक के हवाले से, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से मैं सवाल पूछना चाहूंगी कि कमर जमान कैरा साहब ने कहते हैं कि फजलुर रहमान साहब का अपना बयानिया है, उस बयानिए से उसके साथ हम नहीं खड़े हैं, लेकिन हमारे यहाँ दूर दूर तक ये चीज़ें शामिल नहीं है। पीपल्स पार्टी के इस तरह से बदलते हुए रुख, और दूसरी तरफ पे खुद पीपल्स पार्टी कह रही है कि आम आदमी का खून बहाना आसान है, लेकिन रिलीफ पहुंचाना इस दौर में बहुत मुश्किल काम हो चुका है। क्या किस तरह से देखते हैं आप इन बयानात को? देखिए, जहाँ तक रिलीफ की बात है तो वो तो दुरुस्त है, हम हर बंदा ये बात करता है कि आज आम आदमी को रिलीफ नहीं मिल रहा, आम आदमी मुश्किलात का शिकार है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं। लेकिन जहाँ तक बात बयानिए की या पीडीएम के साथ ना होने की, देखिए पीडीएम है मुख्तलिफ जमातों का इत्तेहाद, और उन जमातों का इत्तेहाद है जो एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ती रही हैं। अभी उन्होंने रिसेंटली गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन एक दूसरे के खिलाफ लड़ा, और अगला इलेक्शन भी वो एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगी। लेकिन मामला यह है कि हम इसमें हुकूमती सतह के ऊपर एक पूरी, मैं समझता हूं कि कोशिश, और हर रोज ये होती है कि पीडीएम टूट गई, पीटीएम में दरार पड़ गई, पीडीएम अपनी मौत आप मर गई, पीडीएम
क्यों पीडीएम को इतना वो सीरियसली बना ले रहे रहे हैं, ठीक है ना, हवा बना रहे हैं। अगर वो पीडीएम का उनको खौफ नहीं है, पीडीएम का कोई मसला नहीं है, तो उनको डिस्कस ना करें। ये भी एक किसी की मौत होती है ना कि जी कि आप उसको डिस्कस ही नहीं करते, उसकी किसी बात का जवाब ही नहीं देते। वो कौन सा कोई आपसे कोई वजारत छीन रहे हैं, कोई आपसे कोई डिपार्टमेंट ले लेंगे, वो एक जल्द से जुलूस कर रहे हैं, करते रहें। उनका जवाब देने के लिए आपके पास इंफॉर्मेशन मिनिस्टर काफी है, एक दो वजीर चलो काफी है, लेकिन आपने एक पूरी फौज को सिर्फ इसी काम के ऊपर लगाया हुआ। दूसरी बात ये जो अभी कर्नल साहब बात कर रहे थे, मैं सिर्फ एक बात उसके ऊपर ये कहना चाहूंगा। देखिए, जब हम बात ये करते हैं कि पीडीएम जो इस वक्त अंदरूनी तौर पर जो सियासी टेम्परेचर बढ़ा रही है, ये दुश्मन की साजिश को आप कह सकते हैं कि उसका साथ देने की बात है ना। ये एक बयानिया, हुकूमती बयानिया भी यही है, लेकिन उस सियासी बयानिए को माजरत के साथ कम करने, उस सियासी टेम्परेचर को कम करने के लिए हुकूमत की तरफ से क्या किया गया। हुकूमत, वो अपोजिशन एक जलसा करती है, 10 जलसे चाहे वो टीवी के ऊपर होते हो या प्रेस कॉन्फ्रेंसों की शक्ल में होते हो, उस टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए हुकूमत कर देती है। तो ये क्या, तो हुकूमत उसको कम करने के लिए तो कुछ नहीं कर रही, उसको बढ़ाने के लिए कर रही है। तो फिर दोनों को एक लाठी से आंकना चाहिए ना कि ये दोनों पॉलिटिकल जो टेम्परेचर है उसको बढ़ाने के लिए, अंदरूनी इंतशार को बढ़ाने के लिए काम करें। बाकी पीडीएम की जो जमातें, उनका जो आप जब एक मीटिंग होती है, उनके जो तय पाता है उसके साथ इत्तेफाक करना, अगर देखिए कि उसके साथ अगर सारी जमातें इत्तेफाक कर रही हैं तो सारी इकट्ठी हैं। अगर वो इंडिविजुअल्स की बातों की आप बात कर रहे हैं कि जी कि एक मुस्लिम लीग नून का कोई लीडर बयान देता है, पीपल्स पार्टी का दूसरा बयान देता है, तो वो अपनी अपनी जमात का उनका मौक़िफ़ है, इसको इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए हमें। लास्ट में कमेंट लेना चाहूंगी आप तीनों से। सबसे पहले हमने इकबाल साहब आप बता दें कि जो आज कर्क में वाकया पेश आया है, पोलियो टीम के ऊपर हमला किया गया है और हमने देखा कि एक सिक्योरिटी एहलकार जो है शहीद किया गया है। क्या कहेंगे, कर्क में एक मंदिर के ऊपर भी एक एक्शन हुआ था और इस तरह के जो वाकयात हैं, इस हवाले से क्या ये इंतहाई अफसोसनाक है। जिस तरह से हम मंदिर के ऊपर हमले की बात को भी काबिल मजम्मत करार देते रहे हैं और कहते हैं कि जी कि वो एक अच्छी हरकत नहीं थी, उसको ये कहना चाहिए। इसी तरह से पोलियो, देखिए बदकिस्मती की बात है कि इस वक्त गालिबन दुनिया में सिर्फ 2 मुल्क हैं कि जिनमें से एक पाकिस्तान है जहाँ पे पोलियो के केसेस इस वक्त भी आ रहे हैं, और पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और फिर आलमी इदारों की भी कोशिश है कि जी दुनिया से पोलियो का खात्मा हो जाए। लेकिन हमारे अंदर बैठे हुए कुछ लोग ऐसे हैं जो ये नहीं चाहते कि यहाँ से ये खत्म हो, और उसके ऊपर मुख्तलिफ साजिशें, मुख्तलिफ साजिशी थ्योरियां पेश करें और सियासत करते हैं उसको। ये अफसोसनाक बात है। कर्नल साहब, लास्ट में कमेंट लेना चाहूंगी, आज जो इंसदादे पोलियो टीम के साथ वाकया पेश आया है, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? किसी सूरत के अंदर भी हमें इसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। हमारी जो आने वाली नस्लें हैं, सर्टली आपने उनको महफूज रखना है। और उसी के साथ मैं समझता हूँ आपके जो इंसिडेंट है इंतहाई, मैं समझता हूँ ना सिर्फ ये कि काबिल मजम्मत, इसके काबिल नफरत है। और हमें ये भी सोचने की जरूरत है कि हमें अपना जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है इसको हमने थोड़ा सा और स्ट्रेंथन करना है, सिक्योरिटी मैकेनिज्म को और थोड़ा सा बेहतर करना है, ताकि कोई वाकयात एक हो। और स्पेशली वो जो पोलियो टीम की प्रोटेक्शन के लिए जो आपने लोग रखे हुए हैं, वो ज्यादा उनको की जरूरत है, ताकि इस तरह के लोगों के साथ उसी तरह से डील किया जा सके कि जैसा एक वाकया पेश आया और सिक्योरिटी एहलकार को शहीद किया गया। जी गोंदल साहब, आज इंतहाई काबिल मुजम्मत ये वाकया जो है वो पेश आया है और फिर सेम वही सवाल आ जाता है कि पाकिस्तान को अंदरूनी चैलेंजेस का भी सामना है, जिस हवाले से खुद जनरल बाबर इफ्तिखार ने भी कहा है। तो क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखिए, मैं समझता हूँ इसका जो सबसे बड़ी वजह है वो है रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म। जब तक हम इसको एलिमिनेट नहीं करेंगे, इस तरह के वाकयात होते रहेंगे। हमारा प्रॉब्लम ये, आप देखें पोलियो पे अभी तक हमले हो रहे हैं क्योंकि हम इसको गलत रंग देते हैं कि पता नहीं उन पोलियो कतरों में क्या मिलाया जा रहा है। हम चेक ही नहीं करते कि हमारे जुम्मा के दिन मस्जिद के खुतबों में कहता क्या बैठा हुआ। अभी आपके एक साबका सेनेटर साहब ने ये पिछले दिनों बात की कि जो कोरोना की वैक्सीन आ रही है वो पता नहीं आपको माँ बहन की तफरीक खत्म कर देगी। जब इस तरह की आप बातों पर यकीन करने लगेंगे तो इस तरह के हमले होते ही रहेंगे। हम अगर इसको मजहबी जो एक्सट्रीमिज्म है उसका रंग ना दें, इसको अगर एजुकेशनली इसको लोगों को समझा दें, तो मेरे ख्याल में इनका तदारुक किया जा सकता है और साथ साथ अपने इंटेलिजेंस नेटवर्क को मजीद हमें मजबूत करने की जरूरत है। प्रोग्राम का वक्त भी यहीं पर खत्म हुआ चलता है। मेरे मौजूद पैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी मेजन फायजा बुखारी को और मेरे मौजूद पैनल को इजाजत दीजिए। अल्लाह नेगेबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।